हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या था हमारा? संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति के हम एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन की बात करने वाले बच्चों। इसमें देखना हमें वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार की वास्तविक संख्या क्या है और उनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने वास्तविक संख्या को कब बता दिया हूँ, इस चैप्टर के जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उसके इंट्रोडक्शन में मैंने वास्तविक संख्या बता दिया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है। फिर भी एक बार और आया है तो वास्तविक संख्या को ले लेते हैं हम कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और उनके दशमलव प्रसार को भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए वास्तविक संख्या क्या थी। तो मैंने बताया था आपको सबसे पहले संख्याओं का क्रम। सबसे पहले आपको देखना था कि प्राकृत संख्या, है ना। किसकी बात करते हैं? प्राकृत संख्या। फिर हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, फिर हम बात करते हैं पूर्णांक। फिर क्या था? देखो प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक हो गई। अब पूर्णांक के बाद क्या था? वास्तविक थी, परिमेय थी, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो यही संख्या थी। इन संख्याओं के समूह को, है ना, इन संख्याओं के समूह को, सेट को हमने क्या कहा था? वास्तविक संख्या कहा था ना। अब ये संख्या कौन कौन सी हैं ये तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन में चले जाइए, वहाँ पता चल जाएगा कि ये संख्या कौन कौन सी थी। ठीक है, तो ये संख्या हो गई, अब वास्तविक संख्या हो गई। अब इनके क्या है? दशमलव प्रसार। अब इनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझेंगे। ठीक है, मान लो मैं कुछ नंबर से ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कह देते हैं कि मान के चलिए फर्स्ट जो संख्या हो गई वो 1/3 हो गई। सेकंड ले लेते हैं, सेकंड मान के चलिए 8/7 है। थर्ड ले लेते हैं तो ये हो जाएगी मान के चलिए 1/7। ठीक है, 3 संख्या ले ली हमने। ठीक है, अब इनके दशमलव प्रसार को समझते हैं कि दशमलव प्रसार हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो दशमलव प्रसार कैसे निकलेगा? तो देखिए दशमलव प्रसार निकालने के लिए आपको सिंपल सी मेथड आपने अभी तक पढ़ता ही है ना, पढ़ते हैं कि नहीं? भाग विधि। भाग देते हैं, जैसे 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 हम इस हर का भाग अंश में देते चलते हैं तो वैसे वैसे हमें एक भागफल प्राप्त होता है, और उसी भागफल को हम एक संख्या ले लेते हैं, उसके दशमलव प्रसार कर देते हैं। तो मैं उसी को समझाना चाह रहा हूँ, वही क्या हो रहा है देखो। तो देखो हम इसको अगर ऐसा लिखेंगे 3, चलो भाग दे देते हैं 1, क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ। अब पॉइंट लगा दिए हैं तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया? 0, 10 हो गया। अब देखिए अब इसको अगर हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, देखो ध्यान से, अब कितना हो जाएगा? 3 का पहाड़ा हमको 10 हद तक पढ़ना है, तो 3 धाम यानी 3 3 9, 3 9। ठीक है, भाग दे दो, कितना आ गया? ये चले जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है, फिर 1 आ गया, दशमलव है, दशमलव की 0, फिर 3 3 3 9, घटा दो, कितना आएगा? फिर 1, फिर दशमलव की 0, फिर 3, फिर 9, घटा दो 1। इसी प्रकार से और संख्या चलते रहेगी, 3 3 3 3। देखो आगे चलते रह रहे, एक ही आते जा रहा है, तो ये 3 3 3 आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हो गया, हमने देख लिया इसको। तो अब देखो ये दशमलव के पहले कुछ नहीं, मतलब 0 लगा देते हैं। ठीक है, सल्ला लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि 8/7 है तो इसको 7 राइट कर दी हमने, 7, और ये हो गया 8। ठीक, अब देखिए 7 नहीं, हम इसको 7/8 कर लेते हैं, 7/8 लेते हैं। ठीक है, 8 और ये हो गया 7। ठीक, तो देखो इसमें भी पॉइंट लगा दो, कितना हो गया? 70 हो गया भाई। अब ये 70 हो चुका है, तो देखो अब हम यहाँ पर 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, है ना। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 8 64, 8 64, ये आ गया 64। ठीक है, घटा दो, कितना होगा? देखो 8 9 72 ज़्यादा हो जाता है ना, 8 64। अब देखो यहाँ बच गया 6, अब दशमलव है, दशमलव की 0। अब देखो 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56, तो ये हो जाएगा 56, घटा दो, कितना आएगा? ये हो जाएगा 4। ठीक, अब देखो दशमलव था, फिर से 0 लिख दो, तो कितना हो गया? 40 है, तो देखो 8 5 40, शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। अब 0 आ गया तो आगे भाग देना ही नहीं है, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा था, भाग देते जा रहे थे, और जैसे देखो 1 1 बचते जा रहा था, तो 3 3 3 3 चलते रहेगा। इसी प्रकार से देखो 7 और ये 1 है, चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड क्या हो जाएगा इसका? देखो इसका डिवाइड में देखते हैं तो
देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट लगा दो, या देखो पॉइंट लगाए थे तो भी 0 लगा दो, सामने कुछ नहीं होता, 0 लगा दो, ठीक है। ये 10 हो गया, 7 1 जा 7, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 3। अब देखिए पॉइंट था तो 0 लगा देंगे, ठीक है। 7 तरीके भी 7 चौं 28 हो जाएगा, घटा दो कितना आएगा 2 आ गया, फिर दशमलव की 0, ठीक है। 7 दूनी 14, घटा दो कितना आएगा 6, फिर दशमलव की 0, हाँ, फिर कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56, घटा दो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब दशमलव की 0, 40 आ गया, फिर 7 3 7 8 7 35, 7 5 35, बच कितना गया 5, फिर दे दो और भाग दो, तो 7 दूनी 14, 0 हो जाएगा, तो 7 साती 49, कितना आ गया 1, देखो 1 पहले से था, 1 फिर से आ गया, मतलब फिर से और रिपीट होगा बार बार, तो मैं उसको डेस लिख देते हैं, ठीक है। आगे तो यहाँ पर अपने इन 3 उदाहरणों से, ये 3 कौन सी संख्या थी, ये सब वास्तविक संख्या ही तो है ये तीनों, है ना। 1/3, 7/8 और कितना है 1/7, ये वास्तविक संख्या थी, इनका दशमलव प्रसार समझना था। तो दशमलव प्रसार समझने के लिए हमने पहले से पढ़ के रखा है कि भाग विधि देखे थे ना। तो भाग विधि जब पढ़ते हैं तो उसका जो भागफल आता है वही क्या होता है, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने यहाँ पर दशमलव प्रसार में कुछ बातें देखे हैं। अब वो 3 बात कौन कौन सी हो रही है देखते हैं, है ना। तो देखो पहली बात, हमको एक बात ये समझ में आ रही है, या तो शेषफल 0 आएगा, देखो या तो शेषफल 0 आएगा, या 0 को छोड़ करके अन्य दूसरी संख्या आएगी। इतनी बात समझ में आ गई, या तो शेषफल 0 आएगा या 0 को छोड़कर कोई दूसरी संख्या आ सकती है। दूसरी बात कि यहाँ पर या तो देखो, जब जो इसका शेषफल है 0 हो जाता है तो यहाँ पर दशमलव प्रसार भी क्या हो जाता है, रुक जाता है, दशमलव आगे नहीं होता, आगे खत्म हो जाता है ना, यहाँ संख्या आती ही नहीं कोई भी। लेकिन अगर शेषफल अगर 0 को छोड़ के अन्य संख्या आ जाती है तो देखो दशमलव प्रसार आगे बढ़ते रहता है, दिख रहा है आपको। अब देखिए, अब दूसरी बात यहाँ पर कि ये दशमलव प्रसार, देखो अब यहाँ पर जो संख्या आई है इस संख्या में, है ना। अब देखो ये जब भी बात करेंगे, या दूसरी हम ये बात कह सकते हैं कि एक बात ये कह सकते हैं कि जब भी यहाँ पर जो शेषफल वाले टर्म आते हैं, देख लो शेषफल वाले टर्म आते हैं, हमेशा इसके जो शेषफल होते हैं, शेषफल के जो रिपीट किए जाते हैं, ये प्रविष्टियाँ रिपीट की जाती है, ये रिपीटेशन ही ये क्या होते हैं इस भाजक से, है ना, इस भाजक से क्या होते हैं हमेशा कम होते हैं। देखो ये 1 था, 3 से कम है, 1 है, 3 से कम है, 1 है, 3 से, मैं वैसे 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, तो शेषफल सर हमेशा भाजक से छोटे होते बोलेंगे आप, वैसा नहीं। देखो अभी इसको से समझ नहीं आएगा आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो अब मैंने क्या कहा कि अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दशमलव, देखो कितने अंक है 1 2 3, या आप सॉरी इसकी बात मत करो, किसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसका जो शेषफल कितना आया था, पहले 6 आया था, ये 6 है, फिर कितना आया था 4 आया था, और फिर कितना आया था 0, तो हो गया 6 4 और 0। ये देखो 1 2 3 और ये कितने 8 से छोटे हैं, ठीक है 1 2 3, यानी 3 ही बार तो रिपीट हुआ है, क्या 8 बार या 8 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्या, नहीं। यहाँ देखो कितना है 3 है, 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 1 है, फिर 1 के बाद तो फिर से रिपीट हो जाएगा ना, और ठीक है। तो कितना हो गया 3 2 6 4 5 1, देखो 1 2 3 4 5 6 7 से कम है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं भाग विधि द्वारा, तो जो शेषफल की प्रविष्टियाँ होती है वे हमेशा भाजक से कम होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ एक बात याद रखनी थी कि जब भी हम क्या करते हैं किन्हीं भी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं तो उनका शेषफल या तो 0 होगा या 0 को छोड़कर अन्य संख्या होगी। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात कुछ निकल के आ रही है, जो हम मतलब कि वास्तविक संख्या में 2 संख्या बात करते हैं, या तो यहाँ पर परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या होगी तो वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी तो कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर समझते हैं, देखो यहाँ पर मैंने कहा, इसको समझते हैं पहले, यहाँ पर शेषफल कितना आया था 0 आया था। जब भी शेषफल 0 आ जाए, है ना, जब भी कोई भी परिमेय संख्या का हम दशमलव रूप में बदलते हैं, परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलते हैं और शेषफल 0 आ जाए तो क्या होता है, अगर शेषफल 0 आ जाए तो उस संख्या को हम शांत दशमलव कहते हैं,
उस संख्या को हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव संख्या, दशमलव, ठीक है, दशमलव, शांत दशमलव, जिसको हम टर्मिनेटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें कि शेषफल जीरो ना आए तो, अब देखो शेषफल जीरो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो शेषफल जीरो ना आए तो क्या होगा? जब शेषफल जीरो नहीं आता तो और क्या होते हैं कि बार बार जो यहाँ पर संख्या क्या होती है? रिपीट होती है। यहाँ जो भागफल की जो प्रविष्टियाँ है वो बार बार रिपीट होती है। तो ऐसे दशमलव को हम बोलते हैं अशांत आवृत्ति, है ना, अशांत आवृत्ति दशमलव। आपको ये बात याद रखनी है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी वैसी है, देखो यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है तो मैं इसको ऐसा बाहर लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 1 4 2 8 5 7 फिर से 1 4 वाली टर्म आ जाएगी, तो ये भी क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है, तो ये भी क्या हो गए? अशांत आवृत्ति दशमलव हो गए। तो इन दोनों संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे आपको परिमेय संख्या की डेफिनेशन में बताया था मैंने कि जिसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, देखो सभी वैसे रूप में दिख रही है आपको, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या कैसे रूप की हो सकती है? शांत दशमलव भी हो सकती है, अशांत आवृत्ति दशमलव भी हो सकती है। अब दूसरी बात, क्योंकि वास्तविक संख्या तो दो प्रकार की संख्या से मिलकर के बनी होती है ना, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। चलो ठीक, तो अब देखो कि हमने यहाँ परिमेय संख्या की बात कर ली, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, ये √2 अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूँ। वैसे ये सब चीज़ बता रहा हूँ मैंने इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब देखिए कि क्या होता है कि ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद के जो भी अंक होते हैं रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, जैसे हम पाई की वैल्यू बताते हैं ना, जैसे पाई की वैल्यू बताते हैं, पाई की जो वैल्यू होती है 3.114 है ना, 3.1416, ऐसी 16 नहीं होती है समथिंग, ये 3.1415 समथिंग होती है, और ये क्या होते? बदलते रहती है, बार बार रिपीट नहीं हो रहे। ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसको अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए क्या होता है कि वे संख्या कौन, अब दशमलव रूप में लिखा हूँ तो दशमलव रूप में समझो, इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखते हैं अशांत अनावृत्ति, ठीक है, अनावृत्ति दशमलव। थोड़ा सा फर्क है, इसमें आवृत्ति आता है, इसमें अनावृत्ति आता है, जिसको इंग्लिश में हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकटिंग, है ना, या रिकरिंग, जिसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको, ऐसी संख्याओं को। तो ये संख्या है, ये दी गई है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। दशमलव प्रसार समझ में आया, दशमलव प्रसार कैसे करते हैं? ये दशमलव प्रसार करने की एक विधि है, सरल सी भाग विधि, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बाद आगे, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करने की बात। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, दिखाइए कि 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखो प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कहता है कि 3.142678 को P/Q के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, या किया जा सकता है, हमको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बताना है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, है ना, Q 0 को छोड़कर अन्य संख्या होनी चाहिए। तो देखिए हम सीधे सीधे देखो, जो दिया गया संख्या है वो कितनी है, तो वो देख लीजिए, वो दिया गया 3.142678 है,
ठीक, यही संख्या है। अब इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से अच्छे से। जितनी संख्या लिखी पूरे को लिख दो, सरल तरीका देखो ध्यान से। जितना लिखा है पूरा लिखो। 3 दशमलव को छोड़ देना अभी, है ना। 1 4 2 6 7 और ये 8, ठीक। अब कुछ नहीं, बटे लगा दो। अब 1 लिखो। अब ये देखो कि ये दशमलव कितने अंक के पहले है। देखो कितने अंक के पहले, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जीरोज़ लगा दो। 3 4 5 6, ये आपका आंसर होगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो संख्या दी रहती है उसको लिख दीजिए। अब दशमलव है ना, 2 दशमलव कितने अंकों के पहले, उतने जीरोज़ लगा दो और 1 लगा दो, बस। यही क्या होती है, इसका पी वाई क्यू फॉर्म होता है, ठीक है। यानी पी वाई क्यू के रूप में हमने लिख चुके हैं, ठीक है। जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी है, और ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, परिमेय संख्या है, बात खत्म। समझ में आया पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा सुधार देते हैं इसी में। एग्जाम्पल नंबर 7 है। 7 क्या कहता है, दर्शाइए कि 0.3, है ना, 0.33 डैश डैश इज इक्वल टू 0.3 पर बार। बातें कही है, ठीक है। को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी समझते हैं, देखिए कैसे बनेगा ये। अब इसको ये थोड़ा सा अलग बनेगा, है ना। ऐसा नहीं कि सर ने एक बार बता दिया तो वैसे ही बस अपान में लिख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या आया, 0.33, तो इसका अंत दिख रहा है कि हमको नहीं दिख रहा है। तो इसमें हल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए हल। मान लो कि माना x इज इक्वल टू 0.33 अपसॉन, यही बात है। अब देखिए जब हम इस संख्या को ऐसे नहीं बना सकते हैं तो आपको क्या करना है कि इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान के चलिए। अब देखिए यहाँ पर लिखो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, अब देखो यहाँ पर एक ही अंक की, देखो दशमलव के बाद एक ही अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, एक ही अंक की। 0.3 पर बार है, मतलब 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कितने, एक अंक पर ही ओनली। तो आपको कितने का गुना करना है, 10 का, दोनों पक्षों में 10 का गुना करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.33 अपसॉन, ठीक। अब देखिए ये 10x का 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 10 का जब मल्टीपल इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का जब मल्टीपल करता हूँ तो ये हो जाएगा 3.333 अपसॉन, यही टर्म हो जाएगी। अब देखिए ये समझ में आया कैसे हुआ, देखो कैसे करेंगे। ये 10 हो गया, मान के चलो इधर ये 10 हो गया इनटू, मैं सीधा सा इसको थोड़ा सा समझना, 0.333 मानता हूँ अभी मैं अपसॉन को हटा रहा हूँ, ठीक। अब इसका मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 इंटू 0 को सामने वाले को लिखेंगे नहीं, 333 अपॉन कितने अंक के पहले, दशमलव 3 अंक के पहले, तो 3 शून्य और 1, देखो 0 से 0 कैंसिल। अब बच कितना गया, ओनली तो ये 100 ही बचा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि कितने 2 0 हैं, मतलब 2 अंक के पहले 3.33, यही तो बात हो गई। देखो वही लिखा हूँ, अब डेश था तो आगे डेश लगा दिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब इसको देखो तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकता हूँ 3 प्लस, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.33 अपसॉन लिख सकते हैं। देखो अगर मैं 3 में 0.33 को जोड़ देता हूँ, समझ रहे हो, कि 3 प्लस 0.33 कर देते हैं तो वो यही टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, और ये किसकी वैल्यू है, ये देखो x की वैल्यू है, तो इसको मैं x से लिख सकता हूँ। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया। अब इस x का ट्रांसफर इधर कर दीजिए, तो ये 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 9 का ट्रांसफर कीजिए तो 3/9, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू 1/3,
तो देखो हमने x की वैल्यू निकाल चुके हैं और x इज इक्वल टू ही क्या था 0.33 था, मतलब 0.33 अपसो ऑन इज इक्वल टू 1/3। मतलब मैंने 0.333 को p/q के फॉर्म में लिख चुका हूँ, जो 1/3 है आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है ये? देखते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है हमारे पास। क्या है एग्जाम्पल नंबर 8? (1.2727) डैश इज इक्वल टू 1.27 पर बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है कहता है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेम वही क्वेश्चन अगेन, बट यहाँ थोड़ा सा अंतर दिया है। क्या दिया गया है? देखो दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार दिया गया है, दिया है ना। तो अब इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए इसमें भी वही मान लेते हैं कि माना x इज इक्वल टू 1.27 पर बार। इसको मैं ऐसे लिखूंगा x इज इक्वल टू 1.27 अपसॉन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए फिर से इसको बदल नहीं सकते, तो देखो आप कैसे लिखेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 का, अब 10 नहीं, कितने 2 अंक पे 2 अंकों पर बार है, तो 100 का करो, है ना। 100 का गुना करने पर चलो गुना कर देते हैं, तो कितना होगा यहाँ पर 100। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 इंटू 1.2727 अपसॉन, चलो मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 127.2727 अपसॉन, ये हो जाएगा 100x। ठीक है, अब देखो ये लिखेंगे 100x इज इक्वल टू, अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अगर इसको हल करेंगे तो नेक्स्ट कंडीशन ऐसी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 126, ये लिखेंगे 126 अब प्लस 1.2727 अपसॉन, है ना, 126 ही तो लिखेंगे। अब देखो 126 इसलिए लिखा क्योंकि अब इसको अगर मैं हल करता हूँ तो ये टर्म आनी चाहिए, आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या काम करेंगे हम इसको, कि इसको लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 126 प्लस, अभी देखो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, x समीकरण नंबर किससे 1 से, है ना, समीकरण 1 से। ठीक है, तो अब देखिए x का ट्रांसफर इधर कीजिए तो हो जाएगा देखो 100x और ये x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, तो 100x - x 99x इज इक्वल टू 126। अब देखिए x इज इक्वल टू 99 का ट्रांसफर कीजिए 126/99। अब देखिए ये 3 से कैंसिल होता है, ये भी 3 से कैंसिल हो जाता है ना। कर देते हैं देखो कैंसिल इसको, 3 देखो 3 चौ 12 और 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, ये 5 हो गया, 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, किससे कटेगा, नहीं कट रहा है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 42/33, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो हमने 1.272727 को 42/33 में क्या कर दिए, रूपांतरित कर दिए, जो P/Q की फॉर्म है। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और कुछ है थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन। देखो और इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखो ये आंसर दिया गया है 14/11, मतलब देखो 14 कम 14, 14 दूनी 18, 14 तिया 42 और ये हो गया 11 तिया 33। ठीक है, तो इसको 14/11 भी लिख सकते हैं, तो इसको 14/11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 9। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा और अच्छा दे दिया गया एग्जाम्पल नंबर 9 को, समझ लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास बेटा, 0.23535 अपसो ऑन इज इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
0.235 पर बार है, ओनली 35 पर बार है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे हम। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखो मान लिया जाए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 235 ऑप्शन, ठीक है यही होगा, इज इक्वल टू। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे x इज इक्वल टू, यानी ये 35 पर बार था तो हम इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं ना, x इज इक्वल टू 235, ठीक है 0 पॉइंट ऐसा है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 0.235 ऑप्शन। ठीक, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम वही क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग है बस। अब देखो फिर से यहाँ पर वही दोनों पक्षों में क्या करने पर 100, क्यों 100, क्योंकि 2 ही अंक पर बार है, जितने अंक पर बार होती है उतने पर ही लगाना है। 100 का गुना करने पर, गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 0.235 इंटू 100। चलो आगे नहीं लिखे तो पीछे कर देते गुना, कोई बात नहीं, ये अपसॉन चलते रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब 100 का मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा 23.535 अपसॉन। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, इस टर्म को ऐसे लिखेंगे हम कि देखो ये इस टर्म में बदल जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पर कि ये इस संख्या में बदल जानी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिख गया हमको, तो उसको लिखेंगे 23.3 अगर लिख दिया जाए, देखो 23.3 प्लस 235 अपसॉन, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर इसको 8 कर देते हैं तो देखो बन जाएगा ना, कितना हो गया कि देखो 35 हो जाएगा, ये 2 और ये पॉइंट के बाद का है। ठीक है, एक मिनट सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, कितना हो गया 0.235 अपसॉन। ठीक है, तो देखो पॉइंट के बाद 2 और 3 5 हो जाएगा, 3 5 बदलते रहेगा और ये 23। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 23.3 प्लस ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसका ट्रांसफर इधर, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 99x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा 23.3। अब ये कितना हो गया 23.3 हो गया। अब देखिए कि इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 233, अब एक अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ 0 आएगा और 99 इधर आ जाएगा, तो 99 और ये 0। ठीक है, तो आपके पास x इज इक्वल टू 0.235 को आप पर बार पर को आपने क्या लिख दिए 233/990, यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे कि आपको कैसे हल करना है। ठीक है।